हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पूरा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कि कैसे हम CUET प्लस 12th बोर्ड दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करने वाले हैं, ताकि जो बच्चे CUET में अपीयर होने वाले हैं प्लस जो बच्चे इस साल 12th को टारगेट कर रहे हैं, अपना बोर्ड देने वाले हैं, दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की, और हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 है हमारा चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टोरी फॉर्म में बच्चों, ताकि आपको 1% भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज को समझने में। तो अपनी स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं था ना बच्चों की सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा था लाइफ में। जब हमें आज़ादी मिली उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हमारे लिए। तो हमारे 3 मेन चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहला चैलेंज था हमारे लिए कि हाउ टू बिल्ड अ नेशन, हाउ टू शेप अ नेशन। तो इसमें बहुत सारे हमारे चैलेंजेस थे जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस पूरे चैप्टर में। देन हमारा अगला चैलेंज क्या था? हमारा नेक्स्ट चैलेंज था वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस तो हासिल कर ली, लेकिन हमें अपने आप को एज अ डेमोक्रेसी सस्टेन करके दिखाना था पूरी दुनिया को। देन हमारा थर्ड चैलेंज होगा द चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। हमारा चैलेंज था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गलत किया है, जो इतना सारा भेदभाव इन्होंने क्रिएट कर दिया था डेवलपमेंट के नाम पर, उसको हमें सही करना था, ताकि जो हर तबके के लोग ना उसको डेवलपमेंट अच्छे से दी जा सके। तो बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे नेशन बिल्डिंग वाला फ्रेमवर्क, कि कैसे हमारी नेशन बिल्डिंग में क्या क्या इश्यूज थे, कैसे हमने उनको डील किया वन बाय वन। सो जब हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की, तो हमारा पहला चैलेंज क्या था? देखिए, पार्टीशन। आप सभी को पता है कि जब एक खुशखबरी आई हमारे लिए कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन उसके साथ बुरी खबर क्या थी कि देश का पार्टीशन हो रहा था बेसिकली। तो पार्टीशन की क्या कहानी थी, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कैसे भारत में से ही टूटकर पाकिस्तान बना, मैं सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा सेकेंड चैलेंज क्या था नेशन बिल्डिंग में? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, कितनी थी, और किसने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंटीग्रेट करने के लिए। देन हमारा थर्ड चैलेंज होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, प्रिंसली स्टेट से डील करने के बाद एक और इश्यू हमारे सामने आया नेशन बिल्डिंग में, और वो क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे बच्चों। तो उसमें क्या होता था ना, बहुत सारे रिफ्ट क्रिएट होते रहते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, कि जो प्रोविंसेस बनाए थे वो बनाए थे लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिए। तो बेसिकली एक प्रोविंस में बहुत सारी लैंग्वेज के लोग होते थे, तो रिसोर्सेज को लेके उनके बीच खटपट चलती रहती थी हर वक्त। तो कैसे उस इश्यू को हमने आगे डील किया कि मैं आपको सारा इस चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टीशन की। अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर आई, मतलब जब हमें आज़ादी मिल रही थी कि देश का जो है पार्टीशन हो रहा है। तो पार्टीशन की कहानी क्या थी, पार्टीशन का इशू एग्जिस्टेंस में आया ही कैसे, और किसने इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया? तो देखिए, एक मुस्लिम लीग थी हमारी बेसिकली 1905 में जो बनी थी। तो उसका मानना क्या था? उसने एक 2 नेशन थियोरी दी। ठीक है, तो ये 2 नेशन थियोरी क्या है? मुझे याद है जैसे प्रीवियस ईयर में CBSE ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, डिस्क्राइब द 2 नेशन थियोरी। मैं आपको सारी चीजें उसी के फ्रेमवर्क पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 2 नेशन थियोरी है क्या बेसिकली? तो इस थियोरी का मानना था इंडिया में एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं, और 2 कौन है? एक तो हमारे हिंदूज हो गए। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको फॉरवर्ड किया था आगे, और इसका मानना था कि इंडिया में 2 लोग हैं, पहला हिंदूज और दूसरा कौन है? मुस्लिम्स। और अगर हिंदू मुस्लिम 2 लोग हैं तो वो साथ में एक देश में तो नहीं रह सकते। तो यहीं से जो सारी पार्टीशन की कहानी वो हमारी निकल कर आती है। तो धीरे धीरे सारे इवेंट्स हुए, ऐसा नहीं था कि पार्टीशन का इशू एकदम से एमर्ज हुआ। 1940 से ही ना बहुत सारे इश्यूज चले आ रहे थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी जो मुस्लिम लीग थी, दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी। दूसरा, ब्रिटिश इंडिया जो थी, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, वो भी कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे थे कि दोनों में आपस में कोई ना कोई रिफ्ट पड़े जा रहा था। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड करती है किसकी, कि हमें एक अपना अलग देश चाहिए भैया,
हम साथ में नहीं रह सकते, तो हमें क्या चाहिए, अलग देश, और उस देश का नाम क्या होगा, पाकिस्तान। तो आज हम जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो कुछ और नहीं है बल्कि अखंड भारत का एक हिस्सा था, और वो 1947 के पार्टीशन में पाकिस्तान बनकर बाहर आता है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि पार्टीशन बोल दिया, हो जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन चीजें इतनी भी इजी नहीं होती। जब देश का पार्टीशन हो रहा हो और चीजें स्मूथली हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पार्टीशन में भी कितनी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमारे ना 4 मेजर इश्यूज थे जिसको हमें डील करना था पार्टीशन से। So, the idea of partition might appear simple, but it presented various kind of difficulties. जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा नहीं था कि पार्टीशन की बात हुई तो सब हंसी खुशी अलग अलग होने लगे कि हाँ इंडिया अलग चला जा रहा है, पाकिस्तान अलग, ऐसा नहीं था। दिक्कतें क्या थी, 4 दिक्कतें थी मेन हमारी। पहली क्या थी, 2 areas of Muslim concentration, one in the east and one in the west। बेसिकली हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो हम ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, ठीक है, जो आज एक अलग देश है हमारा। और दूसरा 1 इन दी वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा था उस टाइम पर पाकिस्तान। तो जो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही एरिया थे, वहां पर क्या थी, मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था। तो भाई जो 2 नेशन थ्योरी वो भी तो यही बोल रही थी ना कि जो मुस्लिम है उनके लिए अलग देश चाहिए। तो ऐसे बात करते वो लोग कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए, लेकिन सोचिए, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच में इंडिया है, और एक तरफ बांग्लादेश। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि बांग्लादेश को उठाया और पाकिस्तान में जोड़ दिया। तो दिक्कत ये आ रही थी हमारे सामने, क्योंकि बीच में पूरा इंडिया एक बड़ा सा रीजन था। तो डिसाइड किया गया कि जो ईस्ट में है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा, जो वेस्ट में है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा। लेकिन जैसा आपने आगे भी मैं आपको चैप्टर्स में बताऊंगी कि 1971 में एक वॉर होती है और उसमें जाके बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बन जाता है अपना। ठीक है, सो नेक्स्ट चैलेंज क्या था हमारा, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। दूसरा चैलेंज हमारा यही था कि ऐसा तो नहीं है ना कि सारे मुस्लिम जो है या मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो है उन सबको पाकिस्तान के साथ जाना हो। भाई कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनका मानना था कि 2 नेशन थ्योरी गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं में से एक प्रोमिनेंट लीडर हमारे कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 2022 की CUET में इन पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द 2 नेशन थ्योरी। तो उसका आंसर क्या था हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको एक निकनेम से भी जाना जाता था, फ्रंटियर गांधी। तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का मानना था कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहां के लीडर थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बेसिकली जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है वो पहले इंडिया का ही अखंड हिस्सा होता था एक। तो ये उसके बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत जोर शोर से उसको अपोज किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसे ऐसे चेंज होती है बच्चों की, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बेसिकली उस टाइम पे बाद में इंटरिम गवर्नमेंट बनाती है, उसको झुकना पड़ता है आगे और पाकिस्तान इमर्ज हो जाता है। ठीक है, सेकंड चैलेंज हमसे डील हो गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने, 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। जो पंजाब और बंगाल जो हमारे 2 प्रोमिनेंट हिस्से हैं उसमें नॉन मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो ऐसे कैसे पॉसिबल था कि हम उसको भी पाकिस्तान को दे दें। तो इससे दिक्कत क्या हुई, जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं तो ये 2 रीजन जो थे ना हमारे, पाकिस्तान 2 रीजन जो हमारे थे पंजाब और बंगाल, इन दोनों में सबसे ज्यादा ब्लड शेड हुआ था। पार्टीशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन 2 रीजन्स पर ही देखा गया था। नेक्स्ट फोर्थ हमारा चैलेंज क्या था इस चीज में, देयर वॉज प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ऐसा माना जा रहा था, माना क्या जा रहा था, ऐसा था एक्चुअल में बच्चों कि जो पाकिस्तान में थे वहां पर भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटी थी और इंडिया में बहुत सारी मुस्लिम माइनॉरिटी उस टाइम पर रह रही थी। तो उनको इनिशियली लग रहा था कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, हम सब साथ में रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब दंगे भड़के तो उनकी जो सबसे ज्यादा कंडीशन खराब हुई वो यही थे। ठीक है, जो माइनॉरिटीज थी हमारी उनका ही सबसे ज्यादा लॉस हुआ उस टाइम पर, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन एक अननोन स्टेट में अपने आप को पा रहे थे। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उनके साथ बहुत सारी जो ट्रेजेडीज थी वो हुई। तो उससे उन्होंने कैसे डील किया, ये सारी पार्टीशन की कहानी है हमारी। चलिए नेक्स्ट
जो मैं आपको भी बता रही थी ना बच्चों, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो यहीं पर है, ठीक है। ये वेस्ट पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं ना, यहीं पर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जो आज हमारा पाकिस्तान का हिस्सा। और यहाँ के लीडर कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन्होंने चलाई थी, रेड शर्ट मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये मैप थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो नेक्स्ट, पार्टीशन की कहानी हो गई कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब बात हम करेंगे किसकी? कॉन्सिक्वेंसेस की, कि पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे क्या क्या ट्रेजेडीज हुई, किसके साथ कितना गलत हुआ, कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कितने लोग मारे गए। बोलने में बहुत इजी लगता है लेकिन ये बहुत ज्यादा दुखदाई था। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस वॉज किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। बेसिकली जो माइनॉरिटीज थी दोनों साइड्स पर, उनके साथ ज्यादा ट्रेजेडीज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्स ऑफ पीपल सॉट शेल्टर इन रिफ्यूज कैंप्स। बहुत सारे रिफ्यूज कैंप स्टैब्लिश किए गए ताकि लोगों को वहां पर रखा जा सके। लेकिन आप मानिए जिसके घर पे छत ना हो, जिसकी सर के ऊपर छत ना हो, उसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा उस टाइम पे उन कैंप्स में रहना। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना किसी वॉर की या कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन की, तो विमेन सेक्शन जो है वो हमेशा वल्नरेबल रहता है। सेम ऐसा पार्टीशन के टाइम पर हुआ। उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारी विमेन का रेप किया गया, उनको जबरदस्ती अगवा किया गया, फोर्सफुली उनका कन्वर्जन किया गया और उनको शादी में धकेल दिया गया। तो मतलब उनके साथ कितना ज्यादा गलत हुआ था उस टाइम पर। नेक्स्ट, in many cases women were killed by their own families to preserve the family honors। सोचिए, अपने ही बच्चे को कोई खुद मार दे रहा है उसका परिवार वाला, सिर्फ किस लिए? ताकि अपना फैमिली का ऑनर बचा सके। तो ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए दुखदाई था। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट 80 लाख पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। सोचिए 80 लाख की आबादी माइग्रेट हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 लोग तो मारे ही गए थे सीधा सीधा इस पार्टीशन के टाइम पर, और 80 लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था खुद की जान बचाने के लिए। अब हम बात करेंगे अपने किसकी? नेक्स्ट चैलेंज की। नेशन बिल्डिंग में हमारा अगला चैलेंज क्या था? और नेक्स्ट चैलेंज वाज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया इस सेक्शन में हम क्या डील करने वाले हैं कि कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, क्योंकि इस पर भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन CUET में पूछा गया है। दूसरा कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, कि एक्चुअल में प्रिंसली स्टेट्स का एग्जिस्टेंस आया कैसे और इनका रोल क्या रहा हमारी इंडिपेंडेंस में, या हमारा जो लाइफ है उसमें क्या इंपॉर्टेंस रहा। तीसरा कि किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सारी कहानी शुरू करेंगे। तो शुरुआत कहां से होती है बच्चों, कि हम जब भी बात करते हैं ना ब्रिटिश इंडिया की, कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, तो ब्रिटिश इंडिया में हम बात करेंगे 2 पार्ट होते थे। पहला पार्ट क्या था? ब्रिटिश इंडिया, एंड सेकंड वाज प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया क्या हुआ हमारा? डायरेक्टली कंट्रोल जो करता था ब्रिटिश, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी डायरेक्टली इस एरिया को कंट्रोल करती थी। दूसरी हमारी थी प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? बेसिकली ये वो स्टेट्स थी जहां पे ब्रिटिश सुप्रीमेसी चलती थी, लेकिन इंटरनली उनको कुछ अधिकार था अपनी कुछ चीजें सेटल करने का। तो बेसिकली जो ये सुप्रीमेसी जो थियोरी थी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी थियोरी, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर आप ब्रिटिश की सर्वोपरिता को मानेंगे तो आपको थोड़ा सा अधिकार है कि अपने इंटरनल मैटर्स को डील कर सकते हैं आप। अदरवाइज अगर आप नहीं मानते तो आपको भी हड़प लिया जाएगा, जैसे कि बाकी स्टेट्स को हड़पा गया था और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए क्या निकलता है सीधे सीधे? व्हाट इज ब्रिटिश पैरामाउंसी और सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सीधा सीधा क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर बोर्ड में भी बनेगा और CUET दोनों में बन सकता है, ठीक है। आपको समझ आ गया ना कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थी। चलिए नेक्स्ट, तो कहानी क्या है प्रिंसली स्टेट्स की? बेसिकली इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश इंडिया थी उन्होंने अनाउंस किया कि भैया अब आपको आजादी मिल गई है और अब आपके पास 3 चॉइसेस है बेसिकली। और किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे? प्रिंसली स्टेट्स की। उनको 3 चॉइस दी ब्रिटिशर्स ने। पहली चॉइस थी या तो आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए,
दूसरा था आप इंडिया के साथ चले जाइए, तीसरा क्या था, थर्ड चॉइस या तो आप पाकिस्तान में विलय कर लीजिए अपना। तो ये मतलब ब्रिटिश इंडिया ने कितना बड़ा बॉम्ब ड्रॉप किया था हमारे ऊपर कि उनको ये अधिकार दे दिया कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको इंडिया के साथ जाना है, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, आपकी मर्जी है। तो इससे क्या होगा, अब इससे जो हम भारत की इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक पार्टीशन देख लिया था, हम नहीं चाहते थे कि भारत और ज्यादा टुकड़ों में बटे, तो इससे डील करने के लिए हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी उस टाइम पे, इससे डील करने के लिए क्या था कि किसी ऐसे लीडर की जरूरत थी हमें जो इन सारी चीजों से डील कर सके अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आगे कौन कौन से जो लीडर्स थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें। ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे, 565 प्रिंसली स्टेट्स, बहुत छोटा नंबर नहीं है। ऐसा माना जाता है बच्चों उस टाइम पे कि 1/3 पार्ट जो था इंडिया का वो प्रिंसली स्टेट्स था बेसिकली, पूरे भारत का अगर हम बात करें, प्लस हर 4 में से 1 आदमी जो माना जाता है वो प्रिंसली स्टेट्स में ही रह रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को बोल दे भैया आप जाओ अपना अपना देख लो तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं, यहां से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इससे डील करना था हमें। तो इसके लिए हमने एक लीडर को चुना, वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि शुरुआत कैसे होती है इस प्रॉब्लम की, देखिए जो रूरल ऑफ ट्रेवनकोर था ना, उसने ये बीज बोया था बेसिकली कि हमें अपना इंडिपेंडेंट होना है, नहीं तो अदरवाइज इंडिपेंडेंस से पहले ज्यादातर सारी स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया था वाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मैं बोल रही हूँ इसको मैं आप पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको आगे। तो उसके थ्रू हमने सबको इंटीग्रेट कर लिया था, लेकिन कुछ कुछ रूलर्स को एक अलग ही वो लगा होता है ना कि भाई हमें तो अपना इंडिपेंडेंट होना है। तो वो कौन थे, रूलर ऑफ ट्रेवनकोर, इसने शुरुआत करी और इसको फॉलो किस किसने किया। फिर जो हमारा हैदराबाद हुआ उसने भी लाइन फॉलो कर ली, भोपाल जो था वो भी इसी लाइन को फॉलो कर रहा था। तो ऐसे ऐसे ये नंबर बढ़ता चला जा रहा था, तो भाई इसको तो डील करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसके लिए किसकी इमरजेंसी होती है, हमारी इमरजेंसी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन एक्चुअल में, ये उस टाइम पे देन प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस होम मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो इनके पास था। यानी देखिए कितने प्रोमिनेंट लीडर ये रहे होंगे, तभी जाके तो इनको ये पोस्ट दी गई थी। तो बेसिकली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में, और इनके इसी काम के लिए इनको क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इतना बड़ा काम इन्होंने किया था तो इनको ये टैगलाइन दी गई थी आयरन मैन ऑफ इंडिया की। तो चैलेंजेस है इनके सामने कैसे कैसे डील करना है। सो मैंने जैसा आपको भी बताया था, बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स whose territories were contiguous to new boundaries of India into Indian Union। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले सारे जो भी हमारे स्मॉल स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थी सबको इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया था वाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। ठीक है, तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बात करता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके थ्रू हमने जो छोटी छोटी स्टेट्स थी या प्रिंसली स्टेट्स थी उसको इंडिया में इंटीग्रेट किया था। सो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए पेपर में तो क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मीन्स देयर स्टेट अग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली एक एग्रीमेंट था, जैसे आज के टाइम में हमें कोई डील साइन करनी है, कोई प्रॉपर्टी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो साइन वाइन नहीं करा लेते सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखकर, तो सेम उस टाइम पे इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला गया जिसके थ्रू सारी कंडीशंस रखी गई और जो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स थी उनको इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। सो कुछ तो स्टेट्स भाई आराम से मान गई हमें तो इंडिया में आ जाना है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ स्टेट जिनको अपना अलग एक जुनून चढ़ा था ना कि हमको अलग अपना स्टेट चाहिए, वो कौन कौन सी थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये 4 स्टेट्स प्रोमिनेंटली इनको ऐसा जुनून था कि हमको इंडिया के साथ नहीं जाना, हमको अपना इंडिपेंडेंट होना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक है, तो इशू ऑफ जूनागढ़ हमने इसको कैसे डील किया,
इट वॉज रिजॉल्व बाय प्लेबिसाइट। ये तो इजीली हो जाता है क्योंकि वहां के लोगों को मन था कि हमें इंडिया के साथ ही इंटीग्रेट होना है, तो जूनागढ़ से डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। नेक्स्ट हमारी स्टेट कौन सी थी? हैदराबाद। इसने तो एकदम नाक में दम ही कर दिया था। बेसिकली हैदराबाद का जो निजाम था वो बहुत ही सन के दिमाग का नहीं होता, जैसे लोगों पे तिरस्कार कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, जो वहाँ के पेजेंट्स से, फार्मर्स से, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था ये। तो लोग बड़े दुखी थे, वो तो चाहते थे कि इंडिया में उसका विलय हो जाए, लेकिन ये इस बात पर अग्रीड नहीं था क्योंकि इसका मानना था कि मुझे अपना एक अलग राज्य बनाना है, अपना अलग एक देश चाहिए, मतलब मुझे इंडिया के साथ रहना ही नहीं है। तो इस चीज को डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल वो क्या करते हैं? एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं निजाम के साथ कि जब तक कि हम ये प्रोसेस में हैं, कि हमारी बातें जब तक वार्तालाप चल रही है तब तक आप कोई भी चीज को मतलब चेंज नहीं कर सकते, स्टेटस को जो है मेंटेन रहेगा। इसीलिए इसका एग्रीमेंट का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से एक दिन उसको क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, ये क्या करता है, ये जो रजाकर्स होते हैं ना, बेसिकली वहां की जो पुलिस थी उनको बोलता है कि भैया जो ये लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं ना बेसिकली मेरे अगेंस्ट, या जो हैदराबाद की जो कांग्रेस थी जो इसको मतलब लीड कर रही थी इस रिवॉल्ट को, वो बोलते हैं कि आप इसको सप्रेस कर दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द निजाम ऑफ हैदराबाद रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग पैरामिलिट्री फोर्स कॉल्ड एज रजाकर्स, ठीक है। जिसको मैंने अभी बताया कि वहां की पुलिस ही मानिए आप उस टाइम पे निजाम की, उसको वो ऑर्डर देता है कि जाइए और इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दीजिए कैसे भी करके। तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उसको इंटरवीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आर्मी के थ्रू, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो लास्ट में क्या होता है भैया, जब आर्मी आई तो अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर देती है हमारी इंडियन आर्मी। तो जब आर्मी ने इंटरवीन किया तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो था उसने अपनी हार मानी और अल्टीमेटली हैदराबाद का विलय किस में हो जाता है? इंडिया में हो जाता है। तो ये थी हमारी हैदराबाद की कहानी। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेट थी जिसको हमें डील करना है? वो है हमारी मणिपुर, ठीक है। मणिपुर रिसेंटली भी अभी काफी न्यूज में रहा है, वहां पे काफी सारे राइट्स वगैरह हुए, उसके न्यूज में था, ठीक है। लेकिन प्रिंसली स्टेट जब ये था तो उसकी क्या कहानी थी, अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। आपको जैसा डायग्राम में भी दिख रहा होगा ना, आपको थोड़ा सा इस कार्टून से समझ आ रहा होगा कि कैसे ही हमने मणिपुर के साथ डील किया होगा। देखिए, मणिपुर का जो राजा था, राजा बोध चंद्र सिंह जो थे, वो इनिशियली तो मान गए थे। सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे बात करी ना कि आप इंडिया में अपना इंटीग्रेशन कर लो और आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो वो इस चीज पर अग्री कर जाते हैं। लेकिन अंडर पॉपुलर प्रेशर ऑफ पीपल, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि हमें इंडिया के साथ नहीं जाना है भैया, हमें अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। तो जो ये राजा थे बोधचंद्र सिंह, वो प्रेशर में आ जाते हैं और क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं अपने भैया कि चलो इलेक्शन कंडक्ट कर लेते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात से बड़ी परेशानी होती है भाई इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर ऐसे ही सारी स्टेट्स अलग अलग होती रही तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे एक पाकिस्तान निकला था पार्टीशन से, और भी सारी स्टेट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो बेसिकली भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे स्टैब्लिश हो जाती है पब्लिक ओपिनियन में आकर, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई दिखाते हुए, जो ये राजा थे वहां के उनको क्या करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं कि देखिए अगर आपको डेवलपमेंट करना है मणिपुर का, अगर उसकी सिक्योरिटी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा हमारे साथ मर्जर एग्रीमेंट, ताकि इसके थ्रू क्या होगा कि आपका इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा, इंडिया में हो जाएगा और आप सुखी रहेंगे, आपकी जनता सुखी रहेगी। तो वो अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और इस अग्रीमेंट के थ्रू हमारा क्या होता है, मणिपुर भी इंटीग्रेट हो जाता है अल्टीमेटली। देखिए बच्चों, कश्मीर की कहानी जो है मैं इस चैप्टर में आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि स्पेशली एक अलग से चैप्टर है कश्मीर के ऊपर पूरा, जिसमें हम पूरा जो कश्मीर का इश्यू है, जो वहाँ के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी, या जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, मैं सारा आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी डिटेल में एकदम। अब हम अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ मूव करते हैं। वो क्या था, थर्ड चैलेंज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रिंसली स्टेट से हमने डील कर लिया, चलिए जो भारत की अखंडता थी उसको कहीं ना कहीं एक हद तक हमने टूटने से बचा लिया, लेकिन उसके बाद क्या आता है हमारे सामने नया चैलेंज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स।
मैंने क्लास की शुरुआत में भी आपको बताया कि इनिशियली जो हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे उस टाइम पे। तो प्रोविंसेस में क्या होता था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर मद्रास प्रोविंस की बात करूं तो उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ आज का जो चेन्नई है प्रेजेंट डे वही इंक्लूडेड है, बल्कि जो हमारा कर्नाटका हुआ, थोड़ा सा पार्ट केरला का हुआ, ये भी उसमें इंक्लूडेड था। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीलिंगुअल प्रोविंसेस होते थे उस टाइम पे, मल्टी कल्चरल प्रोविंसेस होते थे। और जब दो कल्चर के लोग या दो अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट हो जाता है उनके अंदर, किस चीज को लेके, रिसोर्सेज को लेके। तो वही सारा इशू था कि हमारा कि जब एक प्रोविंस में दो अलग अलग तरीके के लोग रह रहे तो उनके मन में भी रिफ्ट आने लगा था। तो एक कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफ स्टेट्स। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन सच अ वे सो दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरैलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। जो सारी बातें मैंने आपको अभी कहानी की फॉर्म में बताई, डिट्टो वही यहाँ पर छपी हुई है, ठीक है। एम क्या था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का? बेसिकली एम यही था ना कि जो रिफ्ट है उसको कम किया जा सके, लेकिन जो इंडिया का जो मेन कंपोनेंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको भी हम हैम्पर नहीं करना चाहते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको कार्टून में दिखाई दे रहा होगा, देखिए सबको एक बार क्या होता है ना कि अगर एक स्टेट ने डिमांड कर लिया हमको अपना अलग राज्य बनाना है तो और स्टेट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कार्टून के फॉर्म में ना यही इसको दर्शाया गया है कि कैसे कैसे सबसे पहले विशालधारा मूवमेंट आती है, वो आपको मैं बताऊंगी कि विशालधारा मूवमेंट थी क्या। उसके बाद भाई गुजरात के जो लोग थे वो भी अपना अलग डिमांड करने लगते हैं सौराष्ट्र रीजन के, महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ ऐसा इशू होता है, कर्नाटका में भी ऐसे इशू होने लगता है। तो भैया अब सबको तो अलग नहीं कर सकते ना, इससे क्या होगा, भारत का फिर से वही डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। तो कैसे हमने इस चीज से डील किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से हमने कैसे डील किया, इसको मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी भारत सरकार थी उस टाइम पे वो नहीं चाहती थी कि भाई पार्टीशन का दुख अभी हम झेल कर आए हैं, अभी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, अब उसके बाद कोई भी स्टेट हमसे अलग हो, क्योंकि अगर ऐसी डिमांड्स अगर उठने लगेंगी बहुत ज्यादा तो क्या होगा कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। और जो हमारे लीडर्स थे वो इसी चीज को अवॉइड कर रहे थे। तो बेसिकली सेंटर ने क्या किया, उस टाइम पे प्रॉब्लम से डील ना करते हुए इसको पोस्टपोन करने का डिसाइड किया कि भैया अभी के लिए जो मैटर है उसको पोस्टपोन करते हैं, बाद में डील करेंगे। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट थी ना वो होने लगती है कहां पर, तेलुगु स्पीकिंग एरिया में ऑफ दी ओल्ड मद्रास प्रोविंस। जो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु हुआ, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश हुए, हमारे केरला हुआ, कर्नाटक हुआ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड मद्रास प्रोविंस में सिर्फ ऐसा नहीं है आज का हमारा चेन्नई शामिल था, मतलब तमिलनाडु बेसिकली, हमारा जो आंध्र प्रदेश हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, ये सारा मद्रास प्रोविंस का ही पार्ट था। तो वहां पे क्या होता है, तेलुगु स्पीकिंग लोग जो होते हैं ना वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि भैया हमें तो एक अलग अपनी स्टेट चाहिए। और इस मूवमेंट का क्या नाम था, विशाल धारा मूवमेंट। यहां से आपका बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, प्लस सीयूईटी में भी क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज विशाल धारा मूवमेंट। तो विशाल धारा मूवमेंट क्या थी, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड थी तेलुगु स्पीकिंग एरिया की फॉर आंध्र प्रदेश, वही थी हमारी विशाल धारा मूवमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। द डिमांड वॉज टू क्रिएट अ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट कॉल्ड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे क्या डेवलपमेंट होती है इसमें, एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे इस मूवमेंट के, पोत्ती सिरीमरुलु। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सेंटर जब इनकी बात नहीं मानता ना कि इनको अलग स्टेट चाहिए, तो ये क्या करते हैं, फास्टिंग पे चले जाते हैं कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी ना तब तक ये फास्ट करते रहेंगे, तब तक सरकार इनकी डिमांड नहीं मान लेती है। इनडेफिनेट फास्टिंग पे चले जाते हैं और अल्टीमेटली 56 दिन बाद इनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाती है। भैया इनकी मृत्यु से पहले तो फिर भी जो वॉइस थी ना लोगों की हमें अलग स्टेट चाहिए वो थोड़ा कम थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद चीजें और ज्यादा वॉयलेंट हो जाती हैं, मतलब पूरे में दंगे वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश आ जाता है, भाई सरकार हमारी बात मान क्यों नहीं रही है जब हम बोल रहे हैं। तो उसका क्या रीजन था कि वॉयलेंट आउटबर्स्ट होने लगते हैं। फाइनली जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई अब एक फॉर्मेशन हो जाना चाहिए अलग स्टेट का, और स्टेट का क्या नाम होगा, आंध्र प्रदेश। तो दिसंबर 1952 में
एक हमारी अलग स्टेट बना दी जाती है। और सबसे पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनी थी वो कौन थी? आंध्र प्रदेश हमारी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग अदर स्टेट्स ऑन सेम लाइंस। अब एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरी तो आएगी ही ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर एक ने डिमांड करी तो दूसरा चुप बैठेगा, भैया उसको भी लगेगा हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो वही जो प्रोसेस है ना पूरा, मतलब एक के बाद एक वाली कहानी शुरू हो जाती है। पहले तो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोग ऐसा बोल रहे थे हमें एक अलग स्टेट चाहिए, उसके बाद ये प्रोसेस ऐसा रूप लेता है कि गवर्नमेंट को आखिर में आगे क्या करना पड़ता है? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनानी पड़ती है 1953 में। बस जो ये कमीशन गठन की गई थी उसका काम क्या था? बेसिकली उस कमीशन का काम था कि उसको इस लाइन पर देखना है कि क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं क्यों, बना सकते हैं तो क्यों। तो ये काम इसको दिया गया था। नेक्स्ट, ये जो कमीशन थी हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है लास्ट में, ठीक है। तो उसी रिपोर्ट के बेसिस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कितनी स्टेट्स का गठन किया गया था? तो कितनी किया गया था? 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में स्टेट्स पूछा है, यूनियन टेरिटरीज पूछा है या दोनों पूछा है, ठीक है। सो देखिए वो प्रोसेस जो शुरू हुआ था उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे अब और भी स्टेट्स जब डिमांड करती है तो धीरे धीरे क्रिएशन होने लगता है और स्टेट्स का। जैसे पहली हमारी थी महाराष्ट्र और गुजरात बना दी जाती है 1 मई 1960 को, ये 2 स्टेट हमारी एमर्ज होती है नई बन के। देन उसके बाद क्या होता है, जो पंजाब हमारी स्टेट थी उसमें से हरियाणा और हिमाचल को बना दिया जाता है 1966 में। ये प्रोसेस यहीं पे नहीं रुकता, फिर और भी आगे डेवलपमेंट के नाम पर, रिसोर्सेज के नाम पे जो हमारा डिवीजन था बेसिकली इंटरनल डिवीजन वो होता रहता है। नेक्स्ट, मेघालय वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम इन 1972। ये क्वेश्चन जो है आपका बच्चों प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि मेघालय एज अ सेपरेट स्टेट किस ईयर में आया था। और यहाँ से आपका और क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है कि क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ सकते हैं कि 4 स्टेट का नाम आपको दे देंगे और उसमें आपको बताना होगा कि पहले कौन सी बनी, दूसरे पे कौन सी बनी, मतलब क्रोनोलॉजी सेट करनी होगी एक तरीके से। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, मेघालय के बाद मणिपुर और त्रिपुरा को भी एक अलग सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर अरुणाचल प्रदेश की बारी आती है। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम वाज क्रिएटेड इन 1987। क्रोनोलॉजी याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपके एनसीईआरटी में कोई भी डायग्राम है, कोई भी कार्टून है ना, उसको मिस मत करिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए जो सारी चीजें डायग्राम से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा मैंने आपके लिए स्लाइड्स में डाला ही है। नेक्स्ट, 2000 में देखिए क्या होता है कि एक साथ हमारी 3 स्टेट जो है वो एमर्ज होके आती है। पहली कौन सी थी? झारखंड। इसको बिहार में से तोड़कर झारखंड बना देते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को तोड़कर उसमें से छत्तीसगढ़ बना देते हैं। और लास्ट, उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तरांचल स्टेट हमारी बेसिकली, जिसको आज के टाइम में हम उत्तराखंड बोलते हैं, उसका गठन कर दिया जाता है, ठीक है। और प्लस एक अगर मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करूं तो वो क्या थी कि 2014 में आंध्र प्रदेश जो सबसे पहली स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसको तोड़कर तेलंगाना बना दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमारा बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जहां मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो साथ के साथ होती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।